हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रविंद्र सेजवार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपको क्लास 12 का जो NCERT पैटर्न पर आधारित जो मैथ था उसका चैप्टर नंबर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दिया था और हमने उसमें 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बारी बारी से पिछले वीडियो में हल भी करवा दिए थे। तो दोस्तों उसी क्रम में आज हम आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में क्वेश्चनों को हल कराएंगे। तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको कराएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप हमारे वीडियो को अभी तक पहली बार देख रहे हैं, यानी हमारे चैनल पर आप अभी तक नए हैं, तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके बेल आइकन अर्थात घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगर कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, जिससे आप हमारे वीडियोस को देख सकें और उस वीडियो को देखने के बाद आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स यानी अच्छी परसेंट ला सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, ये सारणिक दिया गया है और हमें इस सारणिक का मान ये सिद्ध करना है और सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 में सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए, यानी सारणिकों को सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों बस वही हमें करना है। यहाँ पर क्या करना है कि इस सारणिक की वैल्यू हमें ये सिद्ध करनी है सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करके। तो एक जाहिर सी बात ये है कि हमें इसके आंसर सीधे सीधे सामने दिए हैं, हमें आंसर दिए हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें आंसर नहीं पता होता, जो वैल्यू निकल आती है उसको ही हम आंसर समझ बैठते हैं और बोर्ड परीक्षा में वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों इनमें हमें बहुत फायदा है। इनमें क्या है, जैसे हाई स्कूल में त्रिकोणमिति होती थी तो उनमें जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते थे उसमें वो आंसर दिए होते थे उनके, यानी LHS और RHS दोनों दिए होते थे, आप किसी भी पक्ष को लेकर के हल कर सकते थे। तो हमारा उसमें आंसर आ जाता तो बहुत प्रसन्नता होती थी। तो बिल्कुल ऐसा ही इसमें आपको आंसर दिया गया है सामने और हमें इसको हल करके ये लाना है। तो देखिए दोस्तों चलिए हल करते हैं। हम यहाँ इसमें भी क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। तो LHS आपको दिख ही रहा है, ये सारणिक है, ये हमें निकालना है। चलो तो देखिए दोस्तों हम इसमें से ही देखेंगे कि हमें आंसर क्या लाना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिख रहा है हमें। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कब मिलेगा हमें, देखिए अब अगर हम एक काम कर दें, इस C1 में ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इस C1 में अगर हम ये C3 जोड़ दें तो अल्फा में अगर बीटा प्लस गामा जुड़ जाए तो आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, ऐसे ही गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। चलिए तो हम C1 को C1 ना लिखते हुए C1 को C1 प्लस C3 लिख दें, C1 प्लस C3। तो देखिए C1 प्लस C3 लिखने पर क्या हुआ, C1 क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ये गामा है दोस्तों। माफ चाहते हैं हम गामा ऐसा बनाते हैं, आप जैसा बनाए वैसा बना सकते हैं, ध्यान देना, ये पाई की तरह बना देते हैं। तो ये है C1, इसमें हमें क्या जोड़ना है, C3, यानी ये जोड़ना है। तो चलिए जोड़ दीजिए, क्या है, बीटा प्लस गामा, यहाँ गामा प्लस अल्फा और इधर अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों जुड़ गया, C1 में क्या जुड़ गया, C3, ये ऐड हो गया। चलिए इनसे हमने नहीं कुछ किया है तो जैसे है वैसे लिख दो, गामा स्क्वायर, इधर बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। देखिए दोस्तों इतना करने पर हमें क्या मिला, ये C1 में एक जैसा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा, यानी एक जैसा है। तो हम C1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को उभयनिष्ठ ले लेंगे, यानी C1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उभयनिष्ठ लेने पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। चलिए उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा ये आ गया दोस्तों उभयनिष्ठ। अंदर क्या बचा, यहाँ C1 से पूरा निकल आया तो इनकी जगह 1 1 और 1। ठीक है, चलिए इधर तो जैसा है वैसा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर।
यहाँ भी जो है वही रहेगा एज इट इज, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों इतना करने में अगर आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसको भी हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ से दोस्तों सरल हो गया। अभी हमने क्या कहा है, सारणिक को हल करते समय सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि हम सारणिक की किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ को पहले सर्वसम करते हैं। यानी सारणिक को हल करने का हमारा उद्देश्य यही रहता है कि सारणिक की कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ जो सर्वसम हो जाए, और सर्वसम होने के बाद हम उसको ओवेनिष्ट ले लेते हैं, और ओवेनिष्ट लेने के बाद जो वन 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 बचता है उसमें से हम क्या करते हैं, एक दूसरे को बैठा देते हैं। यानी ये R1 है तो R1 में से R2 बैठा दो और R2 में से R3 बैठा दो। देखिए दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ ये 0 हो जाएंगे, 1 में से बन जाएगा 0 और 1 में से बन जाएगा 0। देखिए R1 बराबर R1 माइनस R2, R2 बराबर R2 माइनस R3। ये हम एक साथ दो परिवर्तन कर रहे हैं, इतने दो, ठीक है। ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा वो आप देखिए क्या मिलेगा। चलिए हम ये भी आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ठीक। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो चल ही रहा है, इससे तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब R1 में से R2 करना, ठीक है, तो 1 में से बन जाएगा, ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। अल्फा स्क्वायर में से ये जाएगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बचेगा, ठीक है दोस्तों। बीटा प्लस गामा में से गामा प्लस अल्फा जाएगा, तो यहाँ एक बार देख लीजिए, बीटा प्लस गामा है, इसमें से क्या घटाना है हमें, गामा और प्लस अल्फा। तो दोस्तों यहाँ ब्रैकेट लगेगा और माइनस का अंदर गुणा होगा। जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे। क्या बचेगा दोस्तों, इससे ये कैंसिल, बीटा माइनस अल्फा बचेगा। क्या बचेगा यहाँ, बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ लिख दीजिए बीटा माइनस अल्फा। कोई समस्या हो दोस्तों, इतना करने में तो बताइए आप। इसके बाद R1 का काम खत्म हो गया, R1 में से R2 घटा दिया। अब R2 में से R3 घटाएंगे। देखिए R2 कहाँ है, R2 का ये, इसमें से घटाना ये, तो R2 में से R3, एक में से एक जाएगा, 0 बचेगा। दूसरा बीटा स्क्वायर में से गामा स्क्वायर जाएगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही गामा प्लस अल्फा में से ये जाएगा, यानी गामा प्लस अल्फा में से क्या घटाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का बीटा हो जाएगा। देखिए क्या घटेगा यहाँ पे, अल्फा से अल्फा कैंसिल, गामा माइनस बीटा बचा। क्या बचा दोस्तों, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। दोस्तों फिर से हम कहेंगे आप गामा को अपने अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि गामा कुछ इसी तरह से हम बनाते हैं। चलिए R1 R2 में हो गया परिवर्तन, बचा क्या R3 से तो हम नहीं बोले हैं, जैसा है उसको वैसा लिख दीजिए, देखिए जैसा है वैसा, गामा स्क्वायर और क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, 2 0 हो गए। अब क्या जो बचा है झाड़े उसका प्रसार कर देते हैं। देखिए कैसे, ये अल्फा प्लस एक काम हम और भूल रहे हैं दोस्तों, वो हमें और करना है, ठीक है। देखिए क्या, ये है हमारा C1, ये C2 और ये C3। अगर हम इनमें कुछ कॉमन लेने की सोचें तो क्या ले सकते हैं, देखिए अल्फा माइनस बीटा इसमें है, अल्फा माइनस बीटा इसमें नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो C1 C2 C3 में से तो लेना असंभव है। अब हम देखेंगे R1 R2 R3 में, ये है R1 दोस्तों आपका, इसमें देखिए अल्फा 0 में से तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ अल्फा माइनस बीटा हम कॉमन लें तो ले लेंगे, भाई ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, इसका मतलब है कि एक बार ये जुड़ेंगे एक बार घटेंगे, यानी अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस वाला निकल आएगा तो प्लस वाला ब्रैकेट बच जाएगा। यहाँ रही बात अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेने की दोस्तों, यहाँ से भी ले सकते हैं हम। यहाँ से अगर अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 बचेगा। ऐसे हम सवाल पहले भी बता चुके हैं, तो अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये इसको हम अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। देखिए माइनस का अल्फा हो गया ये और प्लस का बीटा, यानी वही चीज लिखी है बिल्कुल। तो हम अगर इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ -1 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्फा माइनस बीटा नहीं है, क्या है, बीटा माइनस अल्फा है, ठीक है। चलिए यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा। इधर देखेंगे बीटा माइनस गामा, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ उल्टा है,
गामा माइनस बीटा है, तो इसमें से हम बीटा माइनस गामा ले सकते हैं कॉमन, बस हमें -1 लिखना पड़ेगा यहाँ, जो हम माइनस कॉमन लेते हैं, जो अभी बताया था आपको होगा। और ये तो आप जानते ही हैं, ये a² माइनस b² की तरह है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस गामा, तो बीटा माइनस गामा हम कॉमन लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे R1 से अल्फा माइनस बीटा तथा R2 से बीटा माइनस गामा। ओवेनिस्ट लेंगे, क्या करेंगे, ओवेनिस्ट ले ली। ओवेनिस्ट का मतलब होता है उसको कॉमन ले रहे हैं। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो चल ही रहा है, इसमें से हम कॉमन क्या ले रहे हैं, R1 से अल्फा माइनस बीटा और R2 से क्या ले रहे हैं, बीटा माइनस गामा, क्रम से लेंगे दोस्तों। चलिए, बचा क्या वो देख लीजिए। अब जीरो को चाहे कुछ दो चाहे कुछ दो, वो तो जीरो ही है। यहां से हम अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और एक में अल्फा माइनस बीटा। तो दोस्तों हमने अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा बचा। ठीक है, यहाँ अल्फा माइनस बीटा लिया है लेकिन ये बीटा माइनस अल्फा है, तो यहाँ रह जाएगा -1। ठीक है, ऐसे ही इधर यहाँ से हम बीटा माइनस गामा कॉमन लेंगे तो जीरो को तो एज इट इज रखो, और बीटा माइनस गामा लेंगे तो यहाँ बीटा प्लस गामा बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, गामा माइनस बीटा लिया, क्या हमने बीटा माइनस गामा, तो यहाँ बचेगा -1। ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ से R3 से हमने कुछ ओवेनिस्ट नहीं लिया है, 1 गामा स्क्वायर और ये अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों इतना करने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमारा 1, 2 और 3 स्टेप बन गए। कौन कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला बचा ये, तो इसका जब हम प्रसार कर देंगे इतने का तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अब इसका काम खत्म है। चलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा, इसका प्रसार कर देते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं तो आप जानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, जीरो लिखते हैं। अब दोस्तों जीरो के बगल में कोई भी संख्या आए तो उसे तो जीरो होना ही है। चलिए तो इसको जीरो ही रहने दीजिए। प्लस के बाद नंबर आता है माइनस का, तो ये वाला माइनस का क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पुस्तक लगा लो भाई, इसको बंद कर लो और इसे बंद कर लो। तो जीरो का भाई गुणा करें अल्फा प्लस बीटा में तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये बंद हुआ था और ऊपर वाला, और -1 का 1 में करते हैं तो दोस्तों क्या आएगा, -1 आएगा, लेकिन बीच में माइनस चिन्ह होता है इसलिए प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, तो पहले का काम खत्म, दूसरे का काम खत्म, धन ऋण अब आएगा धन यानी प्लस। लेकिन दोस्तों यहाँ -1 है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, -1। चलिए इसको बंद कर लेते हैं और इसको बंद कर लेते हैं, हो गया बंद। देखिए दोस्तों, गामा स्क्वायर का 0 में करेंगे तो ये तो होगा 0, माइनस इसका इधर करेंगे तो 1 का करेंगे बीटा प्लस गामा में तो बीटा प्लस गामा ही रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा। दोस्तों यहाँ देखिए ये 0 का तो काम खत्म है। ठीक है, 0 का काम खत्म है बिल्कुल। चलिए तो अंदर देखते हैं क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा का गुणा अगर 0 में करें तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस लगाओ या मत लगाओ, 0 तो 0 ही है। चलिए अब माइनस के अल्फा प्लस बीटा का गुणा 1 में करें तो क्या होगा, जैसा है वैसा रहेगा भाई, तो माइनस अल्फा और प्लस बीटा। लेकिन ये माइनस वाला क्या कर देगा, माइनस बना देगा। कैसे, फिर समझ लीजिए आप, जैसे हम 0 का काम खत्म कर देंगे, मान लीजिए है ही नहीं 0, 1 का गुणा करें अल्फा में तो अल्फा आ जाएगा प्लस बीटा, लेकिन ये माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो ये माइनस के होगा। चलिए इधर यहाँ का काम खत्म। ठीक है, चलिए ये भी 0 खत्म है। अब बचा -1, तो -1 का अगर माइनस में करते हैं तो प्लस हो गया, और अंदर क्या है, बीटा प्लस गामा है, क्या है,
बीटा प्लस गामा। तो दोस्तों देखिए, अब बीटा से तो हो गया बीटा कैंसिल, बचा क्या, ये माइनस का, ये जीरो को घटा दो, इसका कोई काम नहीं, माइनस अल्फा बचा प्लस गामा बचा, अर्थात हम इसको गामा माइनस अल्फा कह सकते हैं, गामा माइनस अल्फा। चलिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और ये क्या बचा, गामा माइनस अल्फा। तो दोस्तों आप एक बार अपने आंसर पर ध्यान दीजिए, क्या है आंसर। देखिए, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही आ रहा है आंसर। देख लीजिए आप दोस्तों ध्यान से, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ आ चुका है और यही हमारा RHS है, यानी हमने LHS लिया था तो हमारा आंसर यानी RHS निकल आया, अर्थात हम कह सकते हैं हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन 11वां बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी फेयर कॉपी पर इसको नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये सारडिक है और ये हमें सिद्ध करना है सारडिक के गुण धर्म का प्रयोग करके। तो ऐसा सवाल पहली बार आया है इस पूरे सारडिक में, जिसे हम आपको बताएंगे। ये दोस्तों पहले सवाल थे जब NCERT पैटर्न पर आधारित मैथ नहीं था तब थे, लेकिन इसमें एक ही सवाल ऐसा है जिसको हम आपको बहुत ईजी तरीके से बताएंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम क्या है, ऐसे सवालों के लिए हम इस सारडिक को दो भागों में विभाजित करते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर ये है, देखिए सारडिक में क्या करेंगे, x बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है एक में, ये एड में दिख रहा है पूरा, इसको हम 1 1 1, ये दोस्तों इतने को एक सारडिक मानते हैं। दूसरे में प्लस करके देखिए, ऐसे ही दोबारा लिखेंगे तो ये क्या होगा, x बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये जो हमने 1 1 1 कर दिया वो इधर, और ये दूसरा जो है उसको हम दूसरे वाले में px3 p बाई क्यू और pz3। दोस्तों ये हमने दो भागों में सारडिक को तोड़ लिया है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे वो चीज आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे हम एक चीज यहाँ देखें कि दूसरे सारडिक में, देखिए दूसरे सारडिक में हमें x यानी R1 में x कॉमन मिला है, x x x, ठीक है। क्या मिला, x x x। R2 में बाई बाई बाई, और R3 में z z और z मिल रहा है कॉमन, ठीक है। तो हम यही चीज यहाँ ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे दूसरे सारडिक से R1 से, या मैं लिख दूं यहाँ दूसरे सारडिक में R1 से x, R2 से बाई और R3 से z, R3 से z, ठीक है। एक और चीज यहाँ एक स्टेप और हम कम कर देते हैं, वो स्टेप है कि दोस्तों ये C1 C2 और C3 है। अब C3 में भी हमें एक चीज कॉमन मिल रही है, वो क्या है, C3 में ये दोस्तों P और मिल रही है, तो इसी के साथ हम ये भी लिख देते हैं, एवं C3 से P उभयनिष्ठ लेने पर। तो ये सारी चीजें हम उभयनिष्ठ ले रहे हैं, तो जब उभयनिष्ठ ये ले लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, वो चीज आप देख लीजिए एक बार। यहाँ x बाई जेड हमने पहले से तो कुछ किया ही नहीं है, बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज जैसा है वैसा रहने देंगे इसको। इधर हमने जो किया है उसको लिख देते हैं, R1 से x ले लिया, R2 से बाई ले लिया और R3 से z ले लिया, और ये और था C3, तो C3 से P और ले लिया है, इस P को भी यहाँ लगा देंगे। तो हमने कुल मिलाकर के यहाँ P x बाई जेड को उभयनिष्ठ ले लिया है, वो भी दूसरे सारडिक से। क्या बचेगा, देखिए यहाँ से x गया 1 बचा, यहाँ से x गया x बचा स्क्वायर से, यहाँ से P चला गया और एक x चला गया, तो ये x स्क्वायर बचा, ठीक है। चलिए यहाँ से बाई गया 1 बचा,
यहाँ से बाई गया तो एक बाई बचा, यहाँ से पी चला गया और एक बाई चला गया तो बाई स्क्वायर बचा। ऐसे ही यहाँ से क्या है कि जेड चला गया तो 1 बचा, यहाँ से एक जेड चला गया तो एक जेड तो बचा, यहाँ से पी गया और एक जेड गया तो यहाँ बचा जेड स्क्वायर। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें ये देखना है दोस्तों कि जैसे एक काम कर लेते हैं, हम इन दोनों साइडकों को एक जैसा करेंगे। एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि इसमें ये 1 1 1 यहाँ आ रहा है, उस 1 1 1 को हम यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, तो हम करेंगे, यहाँ देखिए पहले साइड में क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं, हम पहले सारणिक में, ठीक है, एक परिवर्तन कर रहे हैं हम, यहाँ इस 1 को इधर लाएंगे तो सी, ये जो दिख रहा है आपको, जैसे इसमें दूसरे नंबर पे x आ रहा है, हम इसको दूसरे नंबर पे लाना चाहें, ठीक है, या हम इसको इधर कर देते हैं। चलिए C1 को C3 के स्थान पे कर देते हैं, हम C1 को C3 के स्थान पर और C3 को C1 के स्थान पर, ऐसा हम यहाँ कर देते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा वो देखिए, ऐसा करने पर सारणिक का मान तो वही रहता है दोस्तों, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। ये हमने आपको एक गुणधर्म लिखाया था जिसमें लिखा था कि यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ का परस्पर विनिमय करते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका चिन्ह अवश्य बदल जाता है। तो वही चीज हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि हमने क्या किया है, पहले सारणिक से C1 को C3 के स्थान पर रखेंगे। देखिए ये C1 है, इसको रख दो C3 के स्थान पर और C3 को रख दो C1 के स्थान पर, तो 1 1 1 ये C1 की जगह हमने रख दिया C3, और C2 से नहीं बोले हैं हम, जैसा है वैसा है ये। देखिए इसको यहाँ रखेंगे C3 के स्थान पर, तो x y और z हो गया, लेकिन इस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन चिन्ह बदल गया, यहाँ वो हो गया माइनस का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इधर तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहने देना है, और जो है वो 1 1 और 1 x बाई z और x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि जब हमने इसमें कोई चेंजेशन किया ही नहीं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए अब कहाँ क्या कमी रह गई, अब इस पहले सारणिक में जो C3 है वो अगर यहाँ आ जाए, C2 की जगह आ जाए, तो सारणिक बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। तो थोड़ा सा एक परिवर्तन और कर देते हैं हम, ये C3 को C2 के स्थान पर और C2 को C3 के स्थान पर कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले सारणिक में C2 एक्सचेंज C3, C2 को C3 के साथ जब एक्सचेंज करेंगे, परस्पर विनिमय करेंगे दोस्तों, तो क्या मिलेगा देखिए आप यहाँ देखिए, तो सारणिक के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उसका चिन्ह जरूर बदल जाएगा। तो दोस्तों जो ये माइनस है, अब इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा यूं कह सकते हैं माइनस हट गया, तो 1 1 1 ऐसा ही रहेगा, 1 1 1, और ये जो है x बाई जेड यहाँ आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये C3 के स्थान पर पहुंच जाएगा। चिन्ह तो आपका बदल ही चुका है, ये px बाई जेड को जैसा है वैसा रख लो, 1 1 1 x बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दोस्तों इतना होने के बाद आप एक नजर डालिए, क्या ये आप ये सारणिक और ये सारणिक एक जैसे हैं? तो दोस्तों ये सारणिक और ये सारणिक हमें बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। तो जब एक जैसे दिख रहे हैं दोस्तों, तो हम इस सारणिक को पूरे को उभयनिष्ठ ले लेंगे। क्या कर लेंगे? सारणिक को उभयनिष्ठ यहाँ लिख देंगे, सारणिक को उभयनिष्ठ या कॉमन ले लेंगे। सारणिक को कॉमन लेने पर उभयनिष्ठ ही कहते हैं दोस्तों, एक ही बात है, उभयनिष्ठ कह दो चाहे कॉमन कह दो। तो देखिए दोस्तों इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इसकी जगह 1 बचेगा, और यहाँ से जब ये आ जाएगा तो px बाई जेड बचेगा। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं। चलिए हमने क्या किया, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, हमने कॉमन कितना ले लिया, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर देते हैं जिससे आपको पूरा साफ साफ दिखने लगे। ठीक है, ब्राइटनेस अगर ज्यादा हो तो हम उसको भी थोड़ी सी कम कर देते हैं। चलिए हमने पूरा सारणिक को उभयनिष्ठ ले लिया, तो जब सारणिक को उभयनिष्ठ लिया तो 1 1 1 x बाई जेड
एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये दोस्तों आपका सारे को उभयनिष्ठ आ गया। उभयनिष्ठ आने के बाद में क्या करेंगे, अंदर क्या बचा, तो दोस्तों देखिए जब हमने इसको उभयनिष्ठ लिया तो इसकी जगह 1 बचा और ये चला गया तो ये बचा केवल। तो बचा क्या दोस्तों, 1 प्लस पी एक्स बाई जेड, ये बचा दोस्तों। इतना बचने के बाद अब हम क्या करेंगे वो देखिए दोस्तों आप। अब हम क्या करेंगे, एक चेंजेशन इसमें और करेंगे। तो ये चेंजेशन करने के लिए आप थोड़ा स्क्रीन पे देख लीजिए ध्यान से क्या कर रहे हैं हम। ये R1 है, ये R2 है, तो हम R1 में से R2 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। एक R2 में से R3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यही हम यहाँ लिख देते हैं, R1 बराबर R1 माइनस R2 और R2 बराबर R2 माइनस R3। ये हम चेंजेशन कर रहे हैं। तो देखिए इसके चेंजेशन करने पर क्या मिलेगा, मिलेगा ये कि एक में से जब 1 जाएगा तो 0 बचेगा, x में से जब बाई जाएगा तो x माइनस बाई बचेगा, और एक्स स्क्वायर में से जब बाई स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बचेगा। नीचे 1 माइनस 1 जब करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। बाई माइनस जेड करेंगे तो इतना आएगा, और बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, R1 और R2 दोनों में परिवर्तन हो गया, और R3 को जैसा है वैसा रखेंगे। चलिए रख लेते हैं। इसके बाद इतना करने के बाद इधर क्या बचा, वो एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा। चलिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि R1 में x माइनस बाई कॉमन मिल रहा है, R2 में बाई माइनस जेड मिल रहा है। चलिए R1 से x माइनस बाई तथा R2 से बाई माइनस जेड को उभयनिष्ठ लेने पर क्या कर देंगे दोस्तों, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, चलिए तो x माइनस बाई आ गया उभयनिष्ठ, बाई माइनस जेड आ गया उभयनिष्ठ। बचा क्या दोस्तों, देखिए जो बचा उसका हम करेंगे प्रसार। क्या करेंगे दोस्तों, जो बचा उसका करेंगे प्रसार। चलिए तो प्रसार करेंगे तो वो बाद की बात है, पहले हमने उभयनिष्ठ लिया है, उसको लेने के बाद क्या बचा उसको लिख देते हैं। ये 0 बचा, यहाँ से जब x माइनस बाई गया तो 1 बचा, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है तो ये x प्लस बाई एक्स माइनस बाई, यानी x माइनस बाई चला गया तो x प्लस बाई बचा। ठीक है, दूसरे में यहाँ से बाई माइनस जेड गया, 0 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ बाई माइनस जेड चला गया तो बाई प्लस जेड बचा। तीसरा तो एज इट इज है 1 जेड जेड स्क्वायर, और जो इधर है उससे मत बोलिए, 1 प्लस पी एक्स बाई जेड है। दोस्तों अब कर देंगे हम प्रसार। क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो x माइनस बाई माइनस जेड, और इसको भी लिख दीजिए 1 प्लस पी एक्स बाई जेड। ठीक है, इतना करने के बाद प्रसार करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा वो चीज आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आता 0, तो 0 के बगल में ये सब करेंगे तो वो तो सब 0 हो गया, प्लस के बाद नंबर आता माइनस का 1 हो गया। इसको बंद कर लो और इसको बंद कर लो, क्या बचा, जेड स्क्वायर का 0 में करेंगे तो जेड स्क्वायर हो गया, और इसके बाद 1 का जब बाई प्लस जेड में करेंगे तो बाई प्लस जेड हो जाएगा, लेकिन ये माइनस जब अंदर करेंगे तो बाई माइनस जेड हो जाएगा। तीसरे के बाद प्लस माइनस अब नंबर आता है प्लस का, और प्लस का नंबर आ गया तो ये हो गया एक्स प्लस बाई पॉजिटिव। ठीक है, इतना करने के बाद इसको बंद करो और इसको बंद करो। 0 का जेड में करेंगे तो दोस्तों 0 आएगा, लेकिन 1 का 1 में करेंगे तो माइनस 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, x माइनस बाई बाई माइनस जेड और 1 प्लस पी एक्स बाई जेड। अब देखिए इधर माइनस 1 का गुणा माइनस में करेंगे तो ये प्लस का बाई हो जाएगा और प्लस का जेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इधर माइनस 1 का गुणा जब x में करेंगे तो माइनस एक्स, और माइनस एक्स का जब माइनस 1 का बाई में करेंगे तो माइनस बाई। दोस्तों माइनस बाई प्लस बाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस बाई बाई माइनस जेड, और क्या बचा, z माइनस एक्स, और ये क्या है, ये 1 प्लस पी एक्स बाई और z। तो दोस्तों हमें क्या करना था, हमारा जो आंसर था वो क्या आ रहा था, एक बार हम उस पर नजर डालेंगे तो हमारा जो आंसर है 1 प्लस पी एक्स बाई जेड, और कोष्टक में x माइनस बाई बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और यही दोस्तों यहाँ पर निकला है 1 प्लस पी एक्स बाई जेड, और ये पूरा का पूरा। तो दोस्तों ये हो गया RHS, या यूं कह सकते हैं हम कि ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे हम आपको।
अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये सारणिक दिया गया है और हमें ये आंसर निकालना है। 3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करें, इसमें कौन सा इसमें परिवर्तन करें कि हमें a प्लस बी प्लस सी मिल जाए। तो a प्लस बी प्लस सी के लिए ये C1 C2 और C3 अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा, देखिए C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की जगह कितना है 3a है, C2 की जगह कितना है, तो यहाँ माइनस a प्लस बी है और C3 की जगह कितना माइनस a प्लस सी है। तो देखिए दोस्तों क्या मिलेगा हमें, यहाँ 3a है, ये 3a में से a जाएगा 2a और 2a में से एक और a जाएगा तो बचा a और प्लस b और प्लस c, तो ये बचा a प्लस बी प्लस सी। ऐसे अगर हम इसमें ये जोड़ दें, पूरा जोड़ दें, तो दोस्तों यहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा और ये भी जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। तो हम इसमें एक चेंजेशन कर देते हैं, वो चेंजेशन ये है कि C1 को C1 ना लिखते हुए C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दें तो हमें एक पद उभयनिष्ठ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने पर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये C1 है, इसमें C2 C3 जोड़ेंगे तो ऊपर मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ऐसे इसमें जब ये जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और ऐसे ही जब इसमें ये जोड़ेंगे तो c और c माइनस 2c और 3c में से 2c गया तो 1c बचा और a प्लस बी ये है ही, तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और b ये c2 और c3 जैसा है वैसा रख दीजिए, माइनस a प्लस बी 3b माइनस c प्लस बी और ये माइनस a प्लस सी माइनस बी प्लस सी और 3c। इनसे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, अभी हमने यहाँ LHS ले लिया है और एक परिवर्तन कर दिया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारणिक का मेन उद्देश्य क्या होता है हल करने का, कि हम सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं, किसी भी सारणिक के सर्वप्रथम हम किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को सर्वसम करते हैं। तो हमारा एक स्तंभ सर्वसम हो गया और उसके बाद इसको उभयनिष्ठ ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे C1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर क्या करेंगे दोस्तों, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो C1 में क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी पूरा मिल रहा है, कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी। क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ 1 1 1 बचेगा, 1 1 1। C2 C3 एज इट इज जैसे हैं वैसे, इनसे तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। माइनस सी प्लस बी, इधर माइनस a प्लस सी माइनस बी प्लस सी और माइनस 3c। चलिए इसके बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, एक में से एक घटाना है, इसमें से ये घटाना है, यानी R1 में से R2 घटा दीजिए। R1 बराबर R1 माइनस R2 कॉमा R2 बराबर R2 माइनस R3, यानी R1 की जगह हम R1 ना लिखते हुए R1 माइनस R2 लिखेंगे और R2 की जगह R2 ना लिखते हुए R2 माइनस R3 लिखेंगे। इतना करने पर दोस्तों देखिए क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी तो चल ही रहा है। देखिए R1 ये है, R2 घटाएंगे इसमें से तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, ये है R1, इसमें से जब R2 जाएगा यानी माइनस 3 घटेगा तो माइनस 3 में से 3b में से जब एक भी जाएगा तो माइनस a और माइनस 2b बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, माइनस a और माइनस 2b। ठीक है, इतना बचा। इसके बाद आगे और हल करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या बचेगा आगे, या एक बार हम फिर से समझ लेंगे कि ये कितना था, 3b था हमारा, कितना था दोस्तों 3b। तो देखिए दोस्तों क्या किया हमने, यहाँ पर R1 माइनस R2 किया है, तो R1 ये है, माइनस R2 किया हमने, तो माइनस R2 देखिए जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस 3b हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 3b में से जब एक भी जाएगा तो माइनस 2b बचेगा, यानी माइनस से माइनस 2b। ऐसे ही यहाँ माइनस a प्लस सी में से जब इसको हम घटाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अभी माइनस लगा हुआ है
इसको हम अगर घटाएं ऐसे करके, जैसे देख लीजिए यहाँ ये लिखा है -a + c, और हमें इसमें से क्या घटाना है, दूसरा वाला -b + c, ये घटाना है। तो देखिए दोस्तों -a + c, अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +b, और ये हो जाएगा -c, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, b - a बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, b - a। अब इसके बाद b - a होने के बाद अब क्या करेंगे, R2 में से R1, ये R2 में से R3 घटाएंगे, तो R2 में से R3 जाएगा तो ये बचेगा 0, 1 में से 1 जाएगा। 3b में से जब इसको घटाएंगे, देखिए ये है 3b, और माइनस क्या करेंगे, -c + b, तो जब -c + b करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3b + c, और ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो 3b में से जब b जाएगा तो 2b + c बचेगा। क्या बचेगा, 2b + c, तो यहाँ लिख देंगे 2b + c। इसके बाद जब -b + c में से इसको घटाएंगे तो -3c में से जब ये घटेगा, यानी इसके बाद -3c आएगा ये वाला, तो 3c में से जाएगा तो -2c बचेगा, यानी -b और -2c, और तीसरा जो है वो जैसा है वैसा -c + b और 3c। दोस्तों इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे प्रसार। तो प्रसार करेंगे तो जो होगा वो हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे, ये a + b + c तो चल ही रहा है, इससे तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर आता है इसका, यानी प्लस लगाते हैं 0 लिखते हैं, तो दोस्तों ये तो खत्म हो ही जाएगा, 0 के बगल में कुछ भी है खत्म है। इसके बाद नंबर आएगा माइनस का, और हम ये लिखेंगे दूसरा वाला -a और -2b, ठीक है। इसको बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे, 0 का गुणा करेंगे 3c में तो भाई 0 हो जाएगा माइनस, ठीक है। 1 का गुणा करेंगे इधर तो ये चिन्ह बदल जाएंगे सबके, क्योंकि बीच में माइनस आता है, तो ये हो जाएगा माइनस के बाद प्लस का b और प्लस का 2c, ठीक है, यानी पहले का इसका काम खत्म। तो प्लस के बाद माइनस चिन्ह आ गया, माइनस के बाद अब आएगा प्लस का, और ये क्या है, b - a है, इसे लिख लो, इसको बंद करो, इसको बंद करो। 0 का इधर करेंगे तो दोस्तों 0 हो जाएगा माइनस। अब इसका इधर करेंगे 1 में तो माइनस का 2b + c आएगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएंगे तो -2b - c, इतना हो जाएगा। कैसे, ये बंद किया था, ये बंद किया था, इसका इसमें ये और इसका इसमें ये, ठीक है, बंद कर दो पूरा और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए a + b + c तो चल ही रहा है। अब यहाँ क्या होगा वो आप देख लेंगे, माइनस का जब इसमें गुणा करेंगे, या एक काम कर लीजिए, हम पहले गुणा कर लेते हैं इसका, तो चलो कोई बात नहीं है, माइनस का यहाँ कर देते हैं तो प्लस ए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा +2b, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे अब हम, चलिए पहले कोष्ठक में लिख लिया, और ये है a प्लस, सॉरी 0 है, ये क्या है, 0 है, b + 2c, क्या है, b + 2c, ठीक है, प्लस इसका देखिए अब b - a है, और यहाँ क्या है -2b - c है, और बंद कर देते हैं पूरा, आगे बढ़ेंगे। देखिए a + b + c तो सबके बाहर चल ही रहा है। यहाँ देखिए a का गुणा करेंगे b में तो ab हो जाएगा, a का गुणा करेंगे c में 2c में तो 2ac हो जाएगा, ठीक है। 2b का गुणा करेंगे इसमें तो 2b² होगा, और 2b का गुणा करेंगे इधर तो ये 2 दूनी 4 और bc होगा, ठीक है। अब इधर इसका हो गया, बंद कर दो इसको। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ b का जब इधर करेंगे हम प्लस लगा लेते हैं, b का गुणा इधर करेंगे तो -2b², ठीक है, और b का इधर करेंगे तो -bc, और प्लस माइनस प्लस 2ab, और माइनस प्लस ac, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब ये तो ab
ये a प्लस बी प्लस सी तो लिखा ही है, ठीक है। इनको और देखते हैं इनमें क्या क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा है। a प्लस बी प्लस सी तो चल ही रहा है, ठीक है, ये तो सब के बाहर है। चलिए इधर ये ए बी प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4bc प्लस ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस bc प्लस 2ab और प्लस ac। इतना हो गया। अब देखेंगे क्या क्या कट रहा है क्या क्या रह रहा है। तो देखिए दोस्तों, ab है, ये 2ab है, तो कितना हो जाएगा 3ab। चलिए a प्लस बी प्लस सी तो चल ही रहा है, ठीक है। ये ab और 2ab मिलकर बन गया 3ab, ये 2ac और ac मिलकर बन गया 3ac, ठीक है। ये 4bc में से जब एक bc जाएगा तो बचेगा 3bc, ठीक है। अब क्या बचा, ये 2b स्क्वायर माइनस प्लस के कट गए दोस्तों। देखिए अब कितना बचेगा, इन तीनों में से 3 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 कॉमन, तो 3 हमने बाहर निकाल लिया। a प्लस बी प्लस सी ये आ गया, बचा के अंदर ए बी प्लस, इसको लिख लो पहले बी सी क्रम से हो जाएगा, और प्लस सी ए। दोस्तों यही आपका RHS है। आप एक बार क्वेश्चन ऊपर नज़र डालिए कि हमारा LHS क्या था और RHS क्या लेके आना था हमें। तो दोस्तों ये है LHS और ये RHS, 3a प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही लेके आना था और यही हमारा आंसर में आ गया है। देखिए 3a प्लस बी प्लस सी और कोष्टक में ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस 2p और 6 प्लस 3p। इसके बाद 1 प्लस पी प्लस क्यू 4 प्लस 3p प्लस 2q और 10 प्लस 6p प्लस 3q इक्वल टू 1 लेके आना है हमें। दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये है हमारा R1, ये है R2 और ये है R3। हम जो चेंजेशन करेंगे वो R1 R2 R3 में करेंगे। देखिए कैसे, अगर हम क्या करें कि इस R2 में से R2 को R2 ना लिखते हुए अगर R2 माइनस 2R1 कर दें, क्या कर दें 2R1, 2 इंटू R1, तो क्या हो जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा 0। ऐसे ही अगर R3 में से 3R1 कर दें, तो देखिए ऐसा करने पर क्या मिलेगा हमें, जैसे R2 में से 2R1, ये R2 है 2 और इसमें से 2R1 घटा दें, यानी 2 का गुणा करके इसमें से घटा दें तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ। ऐसे ही R3 3 है, अगर R3 में से 3R1 घटा दें, 3 का गुणा करें 1 में और फिर इसमें से घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, आसान हो जाएगा इससे। तो देखिए तो 1 में से यहाँ पहला तो हमें वैसा ही लिखना है 1 प्लस पी और 1 प्लस पी प्लस क्यू, क्योंकि R1 में तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं है, हमने परिवर्तन किया है R2 में। R2 में से 2R1 घटाएंगे तो 0 हो गया। अब इधर ये है R2 3p प्लस 2p, 3 प्लस 2p। देखिए यहाँ हम लिख के बता देते हैं, इधर कर लेते हैं। चलो R2 की जगह है 3 प्लस 2p और हमें इसमें से घटाना क्या है 2R1, यानी 2R1 की जगह कितना 1 प्लस p। तो देखिए दोस्तों घटाइए 3 प्लस 2p बराबर माइनस 2 एकन 2 और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस 2p। दोस्तों 2p से 2p हो गया कैंसिल और 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ ये भी क्या है R2 है और इसमें से 2R1 घटाएंगे। देखिए R2 कितना है, R2 है 4 प्लस 3p
प्लस 2q। अब इसमें से हमें क्या घटाना है, 2 का गुणा करके इसमें से घटाना है, तो सब के चिन्ह बदल जाएंगे, 2 माइनस 2p माइनस 2q। ठीक है दोस्तों, चिन्ह बदल दिए हमने सबके और 2 का गुणा कर दिया। चलिए घटाइए, देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 3p में से 2p जाएगा तो 1p बचेगा प्लस का, 2q से 2q कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा 2 और प्लस p, तो यहाँ बचा दोस्तों 2 प्लस p। अब तीसरा वाला और रह गया, तीसरे वाले को और देखिए, ये 3 है, 3 में से 3r1 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0। अब ये है 6 प्लस 3p, अब इसमें से हमें क्या घटाना है, 6 प्लस 3p है, इसमें से हमें घटाना है 3r1, 3 और r1 कितना है 1 प्लस p, यानी 1 प्लस p। तो दोस्तों देखिए 6 प्लस 3p माइनस का गुणा, माइनस 3 एकम 3 और माइनस 3p से 3p कैंसिल, 6 में से 3 जाएगा तो दोस्तों 3 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या है, ये है R3 में से 3r1, पहले R3 लिख लेंगे हम, 10 प्लस 6p और प्लस 3q, इसमें से क्या घटाना है हमें 3r1, 3 का गुणा कर दो और सबके चिन्ह बदल दो, 3 माइनस 3p माइनस 3q। दोस्तों अब देखिए क्या होगा, 3q से 3q कट गया। ठीक है, 10 में से 3 गए 7 बचे, 6p में से 3p गया तो प्लस का 3p बचा, यानी 7 प्लस 3p बचे, तो यहाँ लिख दो 7 प्लस 3p। अब दोस्तों कर देंगे इसका प्रसार, देखिए क्या आता है, प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, 1 है सबसे पहले तो 1 लिख लो प्लस का। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लो, लगा लो, ये बंद और ये बंद। भाई एक का इधर करेंगे 7 प्लस 3p में तो 7 प्लस 3p आ जाएगा। ठीक है, एक का, इसका इधर करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6 और 3p, इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, बंद कर दो कोष्टक। अब ये प्लस वाला हो गया, अब आएगा माइनस का चिन्ह, माइनस आएगा 1 प्लस p, इसका गुणा होगा अंदर, ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, 0 का इधर करेंगे तो 0 हो गया। ठीक है, माइनस 0 का इधर करेंगे तो ये भी 0 हो गया, यानी ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो प्लस माइनस, अब नंबर आ गया प्लस का, किसका आ गया दोस्तों, प्लस का। देखिए ये है पूरा, क्या है 1 प्लस p प्लस q, इसका गुणा होना है किसमें, ये बंद कर लो और ये बंद कर लो, 0 माइनस 0 दोस्तों, ये भी पूरा 0 हो गया, 0 माइनस 0 खत्म। चलिए क्या बचा, ये 0 ये बचा इतना। तो दोस्तों देखिए 1 का गुणा अंदर करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो 7 प्लस 3p इसमें बचा, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस 6 और माइनस प्लस माइनस 3p। दोस्तों माइनस 3p प्लस 3p कट गया, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। और यही हमें आंसर लेके आना था दोस्तों, कितना लाना था हमें आंसर 1 लेके आना था। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर LHS लिया है और LHS को हल करने पर हमें 1 मिल गया, यानी ये हो गया RHS और यहाँ हमारा सिद्ध हो गया। तो आई होप आप हमारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन में क्या है वो भी हम आप बहुत इजी तरीके से बताएंगे। देखिए दोस्तों इसके बाद 15वां क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है, यहाँ साइन बीटा कॉस बीटा और कॉस बीटा प्लस डेल्टा। तो दोस्तों इसमें डेल्टा दिया गया है, क्या दिया गया है, डेल्टा। ठीक है, ये 15वां क्वेश्चन है और 15वें क्वेश्चन में अल्फा बीटा और डेल्टा होता है गामा, लेकिन यहाँ डेल्टा दे दिया, कोई बात नहीं है। चलिए हमें तो कुछ भी दिया हो हमें तो हल करना ही है, अब कुछ भी आ सकता है भाई। तो ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा,
साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा नहीं, सॉरी दोस्तों, साइन डेल्टा। क्या है? साइन डेल्टा। और यहाँ भी कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस डेल्टा। ठीक है, तो ये कॉस डेल्टा है या गामा, 1 मिनट हम कंफर्म कर लेते हैं इसको। गणित कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 में सही है दोस्तों, ये गामा है, उधर डेल्टा है। चलिए, ये दोस्तों गामा है, गामा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, यहाँ भी अल्फा बीटा गामा, लेकिन यहाँ जो दे रहा है वो अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा और यहाँ गामा प्लस डेल्टा ऐसे है। तो कोई बात नहीं है, ये अल्फा बीटा गामा और ये भी अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा और गामा प्लस डेल्टा। दोस्तों गामा इस तरीके से कुछ हम बनाते हैं, आप देख लीजिएगा, ये गामा है। चलिए, इसके बराबर हमें 0 सिद्ध करना है। यहाँ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये कॉस अल्फा प्लस डेल्टा यानी कॉस ए प्लस बी, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस ए प्लस बी का सूत्र है ये। तो हम इसके फॉर्मूले खोल देंगे। तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी, अर्थात कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। तो ये इस तरीके से हम इन सभी के तीनों के फॉर्मूले खोल देते हैं इधर। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने क्या कर दिया, साइन अल्फा साइन बीटा साइन डेल्टा जैसा है वैसा लिखा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस डेल्टा जैसा है वैसा लिखा है। यहाँ क्या किया हमने, फॉर्मूला खोल दिया कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए कॉस बी, अब ए और बी की जगह अल्फा और डेल्टा है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ए और बी की जगह क्या चल रहा है, अल्फा और डेल्टा। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। ऐसे ही यहाँ ये तो एज इट इज है, यहाँ भी खुल गया कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। ठीक है, यहाँ कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है दोस्तों, तो हमने सभी के फॉर्मूले खोल दिए। यहाँ था कॉस गामा प्लस डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा यानी कॉस ए प्लस बी में माइनस का होता है। चलिए, इतना आ गया। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, 0 लेके आना है। तो 0 के लिए हम एक काम करते हैं, अगर हम एक चेंजेशन ये कर दें C3 बराबर, ये दोस्तों C3 है, पूरा इतना C3 है, ये C1 C2 C3। C3 को C3 ना लिखते हुए अगर हम C3 प्लस साइन डेल्टा C1 लिख दें, यानी C3 में C1 जोड़ दें, लेकिन कब, साइन डेल्टा का गुणा करके। C1 में साइन डेल्टा C1 जोड़ दें, C3 में साइन डेल्टा C1। देखिए दोस्तों, पहले आप C3 C1 C2 C3 लिख लिया हमने। अब इसमें हम C3 में क्या जोड़ रहे हैं, साइन डेल्टा C1, साइन डेल्टा हो गया। अब C1 कितना है, साइन अल्फा है, ये लग गया। ठीक है, दूसरे में ऐसे यहाँ क्या जोड़ रहे हैं हम, इसमें साइन डेल्टा C1, तो साइन डेल्टा C1 ये क्या है, बीटा है, साइन बीटा, तो साइन डेल्टा साइन बीटा हो गया। ऐसे ही यहाँ भाई ये पूरा C3 है, इसमें हमें C1 जोड़ना है, ये जोड़ना है, लेकिन कब, साइन डेल्टा का गुणा करके। तो साइन डेल्टा साइन अल्फा जुड़ गया एक बार, साइन डेल्टा साइन बीटा जुड़ गया एक बार, और साइन डेल्टा साइन गामा जुड़ गया एक बार। ठीक है दोस्तों, इतना जुड़ गया। आप देखिए इसके बाद ये साइन अल्फा साइन डेल्टा माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गए दोनों। साइन बीटा साइन डेल्टा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कट गया दोस्तों। क्या बचा अब हमारे पास, हमारे पास दोस्तों बचा साइन अल्फा साइन बीटा साइन डेल्टा, सॉरी साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ क्या बचा दोस्तों, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा, इतना बचा। अब दोस्तों किसी भी प्रकार से हमें क्या करना है कि आंसर 0 लाना, आंसर 0 लाना है। तो एक काम और कर लेते हैं हम, यहाँ एक बार फिर से C3 में चेंजेशन करेंगे। तो C3 को C3 ना लिखकर अगर हम ऐसे लिख दें C3 माइनस कॉस डेल्टा C2, यानी C3 में से C2 घटा दें, लेकिन कॉस डेल्टा का गुणा करके घटाएं। तो देखिए साइन ये C1 C2 ऐसे ही है, C3 भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें से हमें घटाना क्या है, कॉस डेल्टा C2, यानी ये C2 है, इसमें कॉस डेल्टा का गुणा करके घटाना है। तो दोस्तों कॉस डेल्टा कॉस अल्फा, कॉस डेल्टा कॉस अल्फा C2 ये है दोस्तों, सॉरी C2, हम C1 पे पहुंच गए थे, C2 घटाना है। तो कॉस डेल्टा तो है ही पहले से, ये चल रहा है, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा तो पहले से ये चल ही रहे हैं। इनमें से हमें क्या घटाना है, C2 घटाना है, लेकिन कॉस डेल्टा का गुणा करके। तो सभी में हमने कॉस डेल्टा का गुणा कर दिया
और ये पूरा इसमें से घटा दिया। तो दोस्तों देखिए ये प्लस के माइनस के कट गए, ये प्लस माइनस ये कट गए, ये भी कट गए। क्या बचा दोस्तों? 0 0 0। अब एक चीज़ और, यहाँ हम सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे और गुणधर्म का प्रयोग करने पर देखिए आप क्या है, इसका मान डायरेक्टली हमने 0 कर दिया और लिख दिया बिकॉज C3 इज क्या लिखा है, बिकॉज C3 इज वैल्यू 0। अब ये क्यों 0 है? ये तो इसने लिख दिया C3 वैल्यू 0। अब हम आपको हिंदी में यहाँ बता देते हैं कि सारणिक का मान 0 आ गया क्योंकि C3 का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए सारणिक का मान शून्य होगा। तो दोस्तों हमने आपको गुणधर्म लिखाए थे तब बताया था यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान भी शून्य आता है, इसलिए ये यहाँ सिद्ध हो गया और हमारा आंसर आ गया। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है वो हम आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 16। तो हम 16 को भी बताएंगे दोस्तों। तो एक काम कीजिए, हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं पहले और उसके बाद 17 बताएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आप देख लीजिए। ये समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब होता है कि x, y और z की वैल्यू निकालनी है हमें। ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, बस अंतर इतना था कि ये 1/x ये ऐसे बट्टे वाले भिन्नात्मक समीकरण नहीं आए थे अभी तक। तो दोस्तों चलिए हम इस भिन्नात्मक समीकरण को हल करेंगे सरल तरीके से। कैसे करेंगे समझ लीजिए। इसमें 2 का यानी x का गुणांक अगर कुछ नहीं है, सॉरी ये 2 के जो गुणामें हैं, या हम यूं कहें कि ये जो 1/x लिखा हुआ है अगर हम इसको मान लेते हैं, माना 1/x बराबर u, 1/y बराबर v और 1/z बराबर w, uv और w, 1/z बराबर w मान लिया हमने। तब ये समीकरण कैसे बनेंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ 1/x क्या मान लिया? u, तो ये बन गया 2u, ठीक है। चलिए 3/y यानी 1/y को क्या मान लिया? v, तो ये बन गया 3v, ठीक है। यहाँ 1/z को मान लिया w, तो 10w बराबर में जो लिखा है वो, ये बन गया पहला समीकरण, ठीक है। बस अंतर हमने इतना कर दिया, जैसे x y z यहाँ लिखे रहते थे अब u भी w के रूप में चलेगा ये। चलिए ऐसे ही ये 4u हो गया माइनस 6v और प्लस 5w बराबर 1, ठीक है। तीसरे में ये हो गया 6u, कितना हो गया? 6u प्लस 9v और माइनस 20w बराबर 2। तो ये हो गया दोस्तों समीकरण नंबर 3। 1 2 3 समीकरण यहाँ पर हमारे बन चुके हैं, ठीक है दोस्तों। समीकरण जब 3 बन जाते हैं यानी शुद्ध रूप में समीकरण आ जाते हैं तो हम इसको लिखते थे पहले ax बराबर b के रूप में। आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में हमने तमाम ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं। चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे ax बराबर b के रूप में लिखने पर चलिए दोस्तों लिख लेते हैं। ये प्रश्नावली ही विविध प्रश्नावली चल रही है। तो विविध का मतलब होता है कि जितने हम आगे सीख चुके होते हैं उन सभी का मिक्सचर, इंग्लिश में कहते हैं इसको मिसलिनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली। तो हम ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। a क्या होता है? x का गुणांक, यानी ये सबके इनके गुणांक होते हैं। तो 2 4 6, 3 माइनस 6 9, 10 5 माइनस 2। तो हम इसको a बराबर लिखेंगे 2 4 6। देखिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को जिससे पूरा दिखने लगे, या थोड़ा ये जूम जो है वो कम कर देते हैं। चलिए यहाँ कितना दे रहा है? 2 4 6, 3 माइनस 6 9, यानी a बराबर यहाँ a बराबर 2 4 6 3
-6 और 9, ठीक है, और 10, 5, -20, ये आ गया a का मान। दोस्तों ये a की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू और b की वैल्यू और चाहिए हमें। तो दोस्तों x की वैल्यू जो आएगी वो तो दोस्तों यहाँ क्या आएगी, UVW आएगी। क्या आएगी दोस्तों, UVW। पहले x की वैल्यू आती थी XYZ, लेकिन अब UVW है तो UVW आएगी। यहाँ लिख दीजिए x बराबर UVW, UV और W। और जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू दोस्तों यहाँ और देख लीजिए, 4, 1, 2, ये दोस्तों b की वैल्यू आ गई। 4, 1 और 2, ये आ गई b की वैल्यू, ठीक है। ax बराबर b के रूप में लिख गया। अब इसके बाद क्या करते हैं वो आप देख लीजिए। अब हम क्या करते थे दोस्तों, ax बराबर b के रूप में लिख गया। अब हम निकालते थे इसके मापांक को। क्या निकालते थे, इसके मापांक को। चलिए इसका मापांक निकाल लेते हैं। तो मापांक निकालेंगे, तो मापांक तो आप निकालना जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे। अब 2 के बगल में ये बंद और ये बंद, पूरा बीच में 120 हो गया प्लस का, -5 ने 45। अब नंबर आता है माइनस का, तो ये 3 हो गए और 3 के ऊपर नीचे सब बंद, ये बंद और ये बंद। 4 का -20 में तो हो गया -80 और 6 पाई 30, प्लस माइनस और नंबर आ गया प्लस का 10। चलिए 10 के ऊपर नीचे ये बंद कर लो, 9 चौके 36 और माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36, वो 6 छिके 36, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए मापांक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। 120 में से जब 45 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 1, 11 में से 4 जाएगा 7, 75 बचा। यहाँ 80 और 30 होगा 110। 110 में जब 3 का गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 330, ठीक है। ऐसे इधर 72 में 10 का गुणा कर देंगे तो 720 आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे दोस्तों तो पूरा कितना आएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। 75 दूने का होता है 150, 150 प्लस 330 और प्लस 720। दोस्तों पूरा जब हम जोड़ेंगे तो 700 और 300 1000। तो जो ए मापांक की वैल्यू आई वो आई दोस्तों 1200। इसको आपको याद रखना है, या हम बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम निकालेंगे दोस्तों ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें एडजॉइंट ए का मान निकालना पड़ता है। तो ए का मान निकालने के लिए हमें सहखंड निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं, सहखंड। तो हम सहखंड निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे A11। तो दोस्तों A11, A12, A13 ये हम आपको डायरेक्टली बताएंगे क्योंकि हम ऐसे आपको बहुत बता चुके हैं, ठीक है। तो A11 की दोस्तों जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू दोस्तों हम आपको बता दें, वो निकल करके आएगी 75। कितनी आएगी, 75। A12 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 110। ये दोस्तों आप खुद से निकाल लीजिएगा। ऐसे ही A13 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो दोस्तों आएगी 72, ठीक है। इसके बाद A21 की जो वैल्यू निकल करके आएगी, A21 की वैल्यू दोस्तों जो निकल कर आएगी वो आएगी 150। और A22 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी दोस्तों -100। A23 की जो वैल्यू आएगी निकल करके तो वो दोस्तों आएगी 0। इसके बाद A31 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी 75। ये आप खुद से निकाल सकते हैं, बहुत इजी है ये निकालना। ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। ऐसे तमाम सारे सवाल हम आपको पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। अगर आपने हमारे वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप हमारे उन पिछले वीडियोज को देख लें, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएंगे। यानी कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सबसे पहले अगर आपको ये विविध प्रश्नावली सीखनी है तो इसके जो पीछे वाले जो वीडियो हैं
4.1, 4.2, 4.3 ये सारी एक्सरसाइज पढ़ लें, उसी के बाद आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। A33 की जो वैल्यू है वो है दोस्तों -24। इस तरह से हमने आपको डायरेक्टली ये पूरे के पूरे वैल्यू बता दिए। अब इसके बाद दोस्तों जो इन सेखंडों से मिलकर के आव्यूह बनेगा एक, वो होगा B। क्या होगा? B। तो B का जो आव्यूह बनेगा उसको लिख दीजिए 75, 110, 72, 150, -100, 0, 75, 30 और -24। तो ये दोस्तों जो बना वो आ गया B। अब ये B आव्यूह आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे दोस्तों एडजॉइंट A। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट A। तो देखिए दोस्तों एडजॉइंट A का मतलब होता है B का परिवर्त आव्यूह। B का परिवर्त आव्यूह, जो B का परिवर्त आव्यूह दिखाएंगे, परिवर्त का मतलब होता है कि पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दो, तो हमारा एडजॉइंट A निकल आएगा। तो कर देंगे इसको। तो ये जो पंक्तियां हैं उनके स्तंभ बना दो 75, 110, 72, यहाँ 150, -100 और 0, फिर 75, 30 और -24। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका एडजॉइंट A निकलकर सामने आ गया है। अब इसके बाद एक बार हम आपको इसको और बता देते हैं कि जो एडजॉइंट A निकल कर आया है वो 75, 110, 72 और 150, -100, 0, 75, 30 और -24। ठीक है, इतना आ जाने के बाद अब हम क्या करेंगे? A इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? A इनवर्स बराबर 1/A मापांक इंटू एडजॉइंट A। वैल्यू लगा दो, A इनवर्स निकल आएगा। तो दोस्तों देखिए A इनवर्स बराबर 1/A मापांक की वैल्यू अभी आपके सामने हमने बता दी थी। कितनी आई थी? एक बार नीचे कर लेंगे इसको। 1200 आई थी। तो यहाँ 1200 लिखेंगे और बगल में एडजॉइंट A की वैल्यू लिखेंगे। कितनी है? 75, 110, 72। ठीक है, इसके बाद 150, -100 और 0, 75, 30 और 24 माइनस का। ये है दोस्तों इतनी A इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर ये आ चुकी है। इसके बाद आगे और बढ़ते हैं। तो ये A इनवर्स की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे? तो अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि A इनवर्स का तो मान आ गया, हमें क्या चाहिए? X बराबर A इनवर्स B। तभी हमें जो मिलेगा, जो चीज हमने यहाँ पर लिख नहीं पाई थी, यानी जब A मापांक का मान बराबर नहीं होता है 0 के, बराबर नहीं होता है 0 के, तो यह एक अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ लिख देंगे इसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा जो x बराबर A इनवर्स B में प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होगा। तो दोस्तों x बराबर A इनवर्स B हम निकालते हैं। चलिए यहाँ x बराबर, तब आगे बढ़ते हैं, x बराबर A इनवर्स B मान लगाओ। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू ये लिखी है UVW है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम नीचे और कर देते हैं इसको, UVW और B का मान 412 लगा दीजिए। x की वैल्यू है UVW बराबर A इनवर्स की वैल्यू अभी आपके सामने आई है 1/1200 और ब्रैकेट में है कितना कितना उसको लिख दो, 75, 110, 72। इसके बाद कितना है? 1500, सॉरी 150 -100 और 0। यहाँ कितनी है? 75 और 30 और -24।
दोस्तों b की वैल्यू और हमें लगानी है, तो इनटू में b कितना है उसको रख देंगे यहाँ। कितना है b का मान? 4 1 2, 4 1 और 2, ये है b की वैल्यू। अब गुणा करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे? गुणा। चलिए जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पर हम एक लाइन कर देते हैं जिससे जो है कोई परेशानी ना हो। ठीक, तो u v w ये तो हो गया ये वाला, ठीक है, बराबर 1/1200 से भी नहीं अभी हमें बोलना, ठीक है, 1/1200 ऐसा ही लिखा रहने दो। आगे हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा? 75 का गुणा 4 में करेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। 150 का 1 में करेंगे तो 150 आ जाएगा और 75 दूनी 150 आ जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नीचे, देखिए 110 है। अब 110 का 4 में करेंगे तो 440 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 440, ठीक है। अब माइनस 100 का 1 में करेंगे तो -100 और 30 दूनी 60, ठीक है। इसके बाद 72 का गुणा 4 में करेंगे तो 72 का गुणा जब 4 में करेंगे तो आ जाएगा 288, ठीक है। इसके बाद 0 का गुणा जब 1 में करेंगे तो ये प्लस का 0 आ जाएगा और -24 दूनी 48, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। u v w क्या चल रहा है? u v और w इतना 1/1200। अंदर देखते हैं क्या बचेगा। देखिए 300 और 300 कितना हो गया? 600। 440 और 60 कितना हो गया? 500। 500 में से 100 गए, 400 बचे। 288 में से जब 48 जाएगा तो 240 बचेंगे। कितने बचेंगे? 240। अब दोस्तों 1/1200 का इधर गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/1200 का गुणा। देखिए दोस्तों और बढ़ते हैं। सॉरी इसको हटा दो। u हो गया पहला, v हो गया दूसरा और w हो गया तीसरा, ठीक है। u v w बराबर, देखिए ये यहाँ कुछ नहीं है तो u v और w जब 1200 का इधर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2, ठीक है। दूसरा 400 का जब 1200 का भाग 400 में करेंगे तो आ जाएगा 1/3 और जब 240 का जब भाग करेंगे इधर तो आ जाएगा 1/5। दोस्तों भाग करना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, ठीक है। 6 दूनी 12 दो बार यानी 1/2, 4 3 12 3 बार और ये 24 पहिया 120 होते हैं तो 1/5 आ गया। अब हम तुलना कर देंगे तो तुलना से क्या मिलेगा? u का मान 1/2, v का मान 1/3 और w का मान 1/5। चलिए हम इधर कर देते हैं। u का मान 1/2, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। तुलना करने पर u का मान आ जाएगा 1/2, v का मान आ जाएगा 1/3 और w का मान आ जाएगा 1/5। अब दोस्तों u v और w हमने क्या माने थे? u बराबर हमने पहले ही ऊपर माना था 1/x। क्या माना था? 1/x और 1/x बराबर 1/2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 x और बराबर 2 1 2, x की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही v का मान था 1/22 बराबर दिया 1/3। ये भी क्रॉस करेंगे तो y बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे w था 1/z, 1/z बराबर 1/5 तो z बराबर 5। तो इस तरह से दोस्तों हमने x, y और z की वैल्यू यहाँ पर निकालनी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये 16वां क्वेश्चन
लेंथी ज़रूर था, लेकिन काफ़ी हमने इजी तरीके से आपको बताया, UVW करके बताया। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है 17वां, उसे भी देखते हैं। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, यदि A, B तथा C समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए, तो इस साइड का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कह रहा है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में अगर तीन कोई संख्या होती है तो उनका जो शर्त होती है उनकी क्या होती है। तो यदि हम देखेंगे A, B, C, हम जानते हैं कि A, B तथा C समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में हो तो क्या होता है दोस्तों, ये होता है 2B बराबर A प्लस C, 2B बराबर A प्लस C। ये दोस्तों शर्त होती है, क्या होती है, 2B बराबर A प्लस C। तो इतनी सी चीज हमें पता है। अब हम यहाँ देखेंगे 2B होता है यानी 1 2 3। अगर एक काम कर ले, यहाँ हम अपने हिसाब से करके देखें कि अगर हम इसमें R2 में 2 का गुणा कर दें, क्या कर दें, R2 में 2 का गुणा, ठीक है। तो अगर हम R2 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें भाग भी देना पड़ेगा। तो हम एक काम कर देते हैं, R2 में 2 से गुणा, ठीक है। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो हमें भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। R1 को तो ऐसा कैसा ही रहने दीजिए, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2a, ठीक है। हम इसमें गुणा कर रहे हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 6, 2x प्लस 8 और यहाँ 2x प्लस 4b हो गया गुणा। चलिए इसके बाद गुणा करने के बाद क्या होगा, तीसरा तो जैसा है वैसा रहेगा, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 2c, इतना हो गया दोस्तों। अब एक काम करिए, अभी कोई भी कुछ नहीं दिख रहा है हमें। अगर हम एक काम करें, ये R2 है, क्या है R2 में से अगर हम इन दोनों को जोड़ के R1 और R3 को जोड़कर घटा दें, देखिए x प्लस 2 है और ये x प्लस 3 है, ये x प्लस 4 है। तो अगर दोनों को जोड़ लें, x और x 2x और 4 और 2 6, दोनों को जोड़ के घटा दें, यानी R2 में से क्या कर दें, R1 प्लस R3 को जोड़ करके घटा दें दोनों को। तो क्या हुआ, देखिए ऐसा करने पर क्या मिलेगा हमें, 1/2 तो ये चल ही रहा है, ठीक है। 1/2 तो चलने के बाद ये है भाई, ऊपर तो बोलना ही नहीं है हमें, x प्लस 2 क्योंकि परिवर्तन कर रहे हैं R3 में, और x प्लस 2a। यहाँ R2 में से क्या घटा रहे हैं, दोनों को जोड़ के, दोनों जोड़ो तो 2x प्लस 6 और 2x प्लस 6 में से 2x प्लस 6 जाएगा तो 0। ऐसे यहाँ 2x प्लस 8 है और ये भी दोनों जोड़ेंगे तो 2x प्लस 5 और 3 8, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ x प्लस ये है, देखिए 2x प्लस 2a प्लस c, ये हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये है हमारा, यहाँ दिखा देते हैं आपको, ये है दोस्तों R2 यानी 2x, R2 कितना 2x प्लस 4b, तो 2x प्लस 4b। अब हमें इसमें से क्या घटाना है, R1 प्लस R3, R1 है x प्लस a, R1 है x प्लस a प्लस R3 कितना है, सॉरी R1 है x प्लस 2a, x प्लस 2a और R3 कितना x प्लस 2c, x प्लस 2c। ये चीज़ हमें इसमें से घटानी, तो क्या बचेगा वही हम लिख देंगे यहाँ, 2x प्लस 4b तो है ही, माइनस x और x हो जाएगा 2x और 2a प्लस 2c, 2a प्लस 2c। देखिए दोस्तों 2x प्लस 4b माइनस का गुणा कर दो सब में, 2x माइनस 2a माइनस 2c, ठीक है। 2x से 2x कट जाएगा तो 4b माइनस 2a माइनस 2c, ये बचेगा 4b माइनस 2a माइनस 2c। चलिए हम इसी को लिख देते हैं, क्या बचा यहाँ 4b माइनस 2a माइनस 2c,
ये R3 एज इट इज, जैसा है वैसा, x+4। दोस्तों वैसे ये ऑब्जेक्टिव है तो हम इसको पूरा हल करा रहे हैं। अगर डायरेक्टली रखेंगे तो आप भी ये कहेंगे कि सर ने जो है डायरेक्टली रख दिया, हमारी समझ में ही नहीं आया। चलिए इतना आ गया। इतना आने के बाद हम क्या करें यहाँ, जैसे अगर हम समांतर श्रेणी की शर्त लगाते हैं, क्या करते हैं, समांतर श्रेणी की शर्त लगाते हैं, तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी की जब शर्त लगाएंगे तो एक काम कीजिए, पहले समांतर श्रेणी की शर्त ना लगा करके हम इसको प्रसार करें, इसका क्या करें, प्रसार। तो हम प्रसार दोस्तों R2 से ही कर दें यहीं से। तो देखिए 1/2 तो साथ में चल ही रहा है, ठीक है, 1/2 तो साथ में चल ही रहा है, अभी हमें उससे कुछ नहीं करना है। हम यहाँ देखते हैं इसको, केवल 1/2 को छोड़ दीजिए। अभी इसको जब देखेंगे तो प्लस माइनस और प्लस का नंबर आ जाएगा यहाँ, 4a - 2b - 2c, इतना। देखिए इसको बंद कर लो और इसे बंद कर लो, दोनों को बंद कर लो, इसको और इसको। क्या बचा, x+2 का गुणा होगा x+5 में, ठीक है, x+2 का गुणा होगा x+5 में। और दूसरा ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, इसका इधर हो गया और इसका इधर हो जाएगा। चलिए देखिए तो माइनस आता है बीच में, x+3 का गुणा होगा x+4 में, ठीक है, इतना सारा। इसके बाद बराबर क्या चल रहा है, 0। तो देखिए अब इसको करने के बाद हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, या एक काम कर लीजिए, ये पूरा जो गुणा वाली संख्या है वो 0 के नीचे जाएगी तो 0 हो जाएगा। तो 4a - 2b - 2c बराबर 0। दोस्तों यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2a - p - c बराबर 0, और ये 2 भी 0 में चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2a - b - c बराबर 0। और अगर ये इतना आ गया, अगर एक काम करें यहाँ, देखिए क्या काम करें, ये यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, ये 4b है, ये b है, ये 2a है, ध्यान देना, ये b ये 2a, तो ये क्या है, b है ये, और ये है a, तो ये 2b है दोस्तों ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2b अगर हम इसको इधर ले चलें तो b + c हो जाएगा ये दोनों। तो 2b बराबर b + c जो था वो हमने आपको बताया था कि ये शर्त जो होती है वो समांतर श्रेणी की होती है, क्या की है, समांतर श्रेणी की, ये शर्त है समांतर श्रेणी की। दोस्तों एक और चीज, जब ये शर्त समांतर श्रेणी की है और हमने इसमें 4b - 2a - 2c बराबर 0 माना है तो हमारी समांतर श्रेणी की शर्त आ गई। क्या आ गया, अगर हमने इसको 0 के बराबर कर लिया तो समांतर श्रेणी की शर्त आ गई। यानी कि अगर हम यहाँ इसकी जगह पर भी 0 रख दें तो समांतर श्रेणी में बता रहा है। समांतर श्रेणी में कब होगा, जब शर्त की जगह 0 होगा। तो हम बता सकते हैं, अब कह सकते हैं कि इसकी जगह पर भी हम 0 रख सकते हैं। देखिए कैसे, 1/2, देखिए 1/2 अंदर कितना है, x+2 जो है वो रख लीजिए, x+3 और x+2a, यहाँ 0 0 और तीसरी जगह भी क्या रख देंगे, 0, क्योंकि समांतर श्रेणी निकली है इससे, x+4 x+5 और x+2c। तो दोस्तों इसकी जगह पर हमने 0 रख दिया, और जब 0 इसका मान आ गया तीनों का तो हम लिख देंगे साढ़े का मान भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि R2 का प्रत्येक अवयव 0 है। R2 का क्या है, प्रत्येक अवयव 0 है, अतः साढ़े का मान भी क्या होगा, 0 होगा। अतः साढ़े का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो दोस्तों इसका ए विकल्प सही है, ये विकल्प ही थे, ए विकल्प सही है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 18वां क्वेश्चन आपको और बता दें
देखिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन में क्या है, यदि x, y, z शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हों, x, y, z शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हों तो आव्यूह दिया है x, y, z और 0, 0, 0 सभी में, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो दोस्तों व्युत्क्रम, अब देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, ये 0 है, सॉरी ये 0 है, ये 0 सब 0 है, ये भी 0 है। अब इसका व्युत्क्रम निकालें तो x का व्युत्क्रम क्या होता है 1/x, और 1/x यानी x की घात 1 को जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो गया, y की घात -1, z की घात -1। तो ये तो है ए विकल्प। दूसरा ये है दोस्तों बी विकल्प, एक्स वाई जेड आगे दे रहा है इसमें, तो एक्स वाई जेड आगे आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा जो है वो है 1/XYZ ये, और ये ऐसे। तो दोस्तों अगर हम इसके व्युत्क्रम की बात करें तो व्युत्क्रम में दोस्तों क्या सही होगा, ये 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, तो चारों विकल्पों में कौन सा सही होगा इसमें व्युत्क्रम करें तो दोस्तों अगर हम व्युत्क्रम करें तो सीधा सीधा जो व्युत्क्रम होता है, x का व्युत्क्रम x इनवर्स, y का व्युत्क्रम y इनवर्स, z का इनवर्स z इनवर्स, तो ये ए पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम डायरेक्ट पूरा हल करके नहीं बता रहे हैं, आपको सीधा सीधा इतना तो समझ में आ ही रहा है कि x का जब हम इनवर्स व्युत्क्रम करेंगे तो x इनवर्स, y इनवर्स, z इनवर्स, बाकी एज इट इज रहेगा जैसा है वैसा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्नावली के अंतिम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या करना है, 4 विकल्प दिए हैं A, B, C और D, चारों में से कोई एक सही आंसर लिखना है। तो ये हम ऐसे नहीं लगा सकते, ये हमें करना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो इसका हम प्रसार कर देते हैं। प्रसार सबसे पहले 1, अब 1 के नीचे का ये बंद कर लो और ये बंद कर लो, तो 1 का 1 में 1 करेंगे, माइनस साइन का साइन में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा, प्लस के बाद नंबर आ गया माइनस का साइन थीटा, और ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, तो माइनस साइन थीटा, और ये बंद हो गया, ये हो गया, साइन का इधर करेंगे माइनस में तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। इसके बाद तीसरा प्लस माइनस, अब ये आ गया प्लस का नंबर, ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस यहाँ माइनस और माइनस प्लस, 1 का 1 में 1। देखिए अब आगे और बढ़ते हैं, ये माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ क्या बचा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक और एक 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बचा। अब दोस्तों एक चीज देखिए यहाँ, अब ये हमें वैल्यू देखनी है कि जो साइन की वैल्यू है वो कौन सी हो सकती है यहाँ। तो अगर हम इस साइन में अगर थीटा की जगह 0 रखें तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ 2 एकन 2 बचेगा। ठीक है, अगर 0 रखते हैं तो, अगर हम 0 की जगह अगर कुछ और रखते हैं, अगर 0 रखते हैं पहली बार में तो 2 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि DET और A बिलोंग्स टू, सबसे पहला कितना आया, 0 पर कितना आएगा दोस्तों, 0 रखा तो साइन 0 का मान 0 और 2 एकन 2, तो 2 आ गया, कॉमा। अगर हम 90 रखते हैं, क्या रखते हैं 90, तो साइन 90 का मान 1, 1 और 1 2, और 2 दूनी 4। तो दोस्तों ये विकल्प देखिए, अगर कोई ये विकल्प मिल रहा हो तो वही सही है, A, B, C और D। तो डेट A बिलोंग्स टू 2,4, 2,4 दोस्तों, तो ये डी विकल्प आपका यहाँ सही है। विकल्प कौन सा, डी सही है बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप कि आप हमारे क्वेश्चन जो हमने बताए हैं
आज के इस वीडियो में आप उन क्वेश्चनों को समझ गए होंगे दोस्तों। प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताए गए सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे अगर कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अगर हम अपने चैनल पर डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेंगे। तो अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं करते हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर लेंगे लेकिन आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली प्रश्नावली पर एक नई उमंग और नई किरण के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.